आप देख रहे हैं सिमेट्रिक एंड एडिशनल कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम फॉर आईआईटी। उसमें क्लास नोट्स 2 में नेक्स्ट कंसेप्ट आपको सिखाएंगे सिमेट्रिक एंड एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा, कोई भी डिटर्मिनेंट को हम लोग सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं अगर डायगोनल से, यही डायगोनल एलिमेंट है, इसी को डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो ए वाला यहाँ का जो एलिमेंट होगा यहाँ का दोनों क्या होगा, सेम। मान लीजिए यहाँ पर सी है, यहाँ भी क्या सी होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। उसी टाइप से थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट में देखिए, थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट में यही डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मीन्स यहाँ का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ होगा, यहाँ पर अगर जी है तो यहाँ भी जी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी होगा, यहाँ अगर एच है तो यहाँ भी एच होगा। और एक विशेष टाइप का डिटर्मिनेंट है जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, डेल्टा नहीं पढ़े हैं, कोनिक सेक्शन में डेल्टा पढ़े हैं ना, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, बस उसको एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि कोनिक सेक्शन का जो आप डेल्टा जानते हैं वो एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो वो एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। तो क्या हो गया सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, देखिएगा इसमें एक ही कंडीशन है कि डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में दो कंडीशन है। पहला डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट है, क्या होना चाहिए, जीरो। और दूसरा डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में क्या, अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 3 है तो ये क्या होना चाहिए, -3। ठीक है, साइन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम, ऐसा हो गया। थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं सेम टाइप से, तो डायगोनल एलिमेंट तो क्या होना चाहिए, 0 0। तो पहला कंडीशन हो गया डायगोनल एलिमेंट्स क्या, 0। दूसरा कंडीशन डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन में क्या, अपोजिट। मान लीजिए ये 3 है तो ये क्या होना चाहिए, -3। मान लीजिए ये 2 है तो इधर क्या होना चाहिए, -2। मान लीजिए ये 4 है तो ये क्या होना चाहिए, -4। तो इसको बोलते हैं क्या, एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्लियर। एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में दो कंडीशन हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या, 0 0, और डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड में सेम, साइन में अपोजिट। एक और बात होता है उसको ध्यान रखिएगा, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और ये वाला 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो कोई भी ऑड ऑर्डर का एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ऑड ऑर्डर का मतलब हो गया 3 ऑर्डर का या 5 ऑर्डर का या 7 ऑर्डर का, सो ऑन। तो ऑड ऑर्डर का एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। उसको निकालने का जरूरत है, इसे निकाल भी सकते हैं सरस आसानी से, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है। अब आपको जनरली पूछा जाता है 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, लेकिन ये सब आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम में हायर ऑर्डर के लिए भी दे देगा। किसी भी अब बोल देगा कि 9 ऑर्डर या n अगर ऑड है, n ऑर्डर का एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। अब आप नहीं जानते हैं तो अब वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड ऑर्डर का एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, केवल ऑड ऑर्डर बोल रहे हैं, ऑड ऑर्डर का एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। निकालने का जरूरत नहीं है, निकालिएगा तब भी आएगा वही। और इवन ऑर्डर का 0 नहीं होता है, मीन्स 2 ऑर्डर का देखिए 0 नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से ये हो गया सिमेट्रिक और एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का मतलब, याद रहेगा। और फिर ये मैट्रिक्स में भी आएगा, तो आप यहाँ याद कर लिए, वहाँ पर और भी बहुत कुछ प्रॉपर्टी सब आता है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको कुछ प्रॉब्लम में यूज करते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, डेल्टा बोला जा रहा है इज एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताइए। और साथ में कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, और डेल्टा का वैल्यू बताइए। तो एक्सक्यूज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो इसको लेके चलते हैं।
देखिए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है 34। तो आप जानते हैं सिंस डेल्टा इज ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं। सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? 0 होगा। तो डायगोनल एलिमेंट ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमको निकल गया ए। फिर उसके बाद डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड में सेम, साइन में अपोजिट, एंड इक्वी डिस्टेंस। यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों ए वाला यहाँ से ए वाला और ए वाला यहाँ पर ये दोनों। तो ए वाला मैग्नीट्यूड में सेम, साइन में अपोजिट। तो ये -5 है तो डी क्या होगा? 5। एंड फिर क्या, यहाँ पर ए वाला 3 है तो ये क्या होगा? -3। एंड यहाँ से ये सी क्या हो गया? -3। एंड फिर क्या, बी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। देयरफॉर आपको पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना होगा? बोलिए। ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा। ऐसा हो गया। तो ये फर्स्ट आ गया आपका, फर्स्ट ए हो गया। और सेकेंड में आपको कहा जा रहा है इसका वैल्यू बताइए। कोई भी ऑड ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर, या बोलिए ये 3 ऑड होता है तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो यही निकालना था इस टाइप से। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है। देखिए कह रहा है डेल्टा ऐसा है, वही है एक तरह से, लेकिन अब क्या कह रहा है कि एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा, अब बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा, और अगर ए 2 है तो डेल्टा का वैल्यू बताइए। तो इसको लेके चलते हैं और कह रहा है कि ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है 35, ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो देखिए क्या कर सकते सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के लिए। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट सिंस इट इज ए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट देयरफॉर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट में कोई कंडीशन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनी रियल नंबर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट ए कैन बी एनी रियल नंबर। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ए कहाँ से बिलोंग करेगा? आर से। ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड में आप क्या जानते हैं, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये डी कितना हो जाएगा? -5। और ए वाला सी कितना हो जाएगा? 3। और ए वाला बी कितना हो जाएगा? 2। देयरफॉर ये सबका सम पूछा जा रहा है, तो इसी सब का सम पूछा जा रहा है। तो बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में भी ये 0 हो गया। बी ए क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, दिया हुआ है कि ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए का वैल्यू दे दिया है कि अगर ए अब 2 है तो बताइए कि डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। तो देयरफॉर डेल्टा अब लिखिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर और सबका वैल्यू निकाला हुआ है। ए 0 है, 2 है, 3 है, और बी का वैल्यू निकाला हुआ है 2 है, और ए का वैल्यू दे दिया है 2 है। ठीक है। और ए -5 है, और यहाँ पर ए क्या है? तो सी निकाला है हुआ है 3 है, डी -5 है, और ये 0 है। तो सबसे आसान है सेरोस रूल से निकाल लीजिए इसका वैल्यू। तो प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो जाएगा, -10 -30 हो जाएगा, फिर इसको 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, माइनस सेकेंडरी डायगोनल कितना हो जाएगा? 18
और 36 3 9 18 हो जाएगा और ए वाला 0 हो जाएगा। फिर इसको प्रोडक्ट करिए 0 हो जाएगा। कितना बन गया बताइए? 78 माइनस 78, यही वैल्यू है। सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट बताते हैं। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का समेशन कैसे करते हैं तो देखिए। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए समझिए। समेशन का मतलब पहले समझते हैं आप, तो समझते हैं, उस पर जाना नहीं है। समेशन सम ऑफ सिमिलर टर्म को रिप्रेजेंट करता है और समेशन में कुछ वेरिएबल होता है। वो कहाँ से डिसाइड होता है? वेरिएबल कहाँ से डिसाइड होता है, कहाँ से करते हैं? लोअर लिमिट में जो वेरिएबल दिया हुआ रहता है वही वेरिएबल कहलाता है समेशन का, वही चेंज करता है। यहाँ आर का वैल्यू 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन एन तक, 10 तक है तो 10 तक रखना है, यही वेरिएबल होता है। तो ये कभी भी समेशन डिटर्मिनेंट का निकालना है तो दो तरीका है। एक तो एक्सपेंशन करके वैल्यू निकालिए समेशन कर, लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं? डिटर्मिनेंट का बहुत वैल्यू कम्प्लेक्स हो जाएगा। ये उस तरीका से हम लोग बहुत बार नहीं करते हैं, एक्सपेंशन नहीं करते। वो कब हम बताएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही आप तभी समेशन कर सकते हैं जब, कंडीशन देखिए पहले, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही समेशन तभी कर सकते हैं जब वेरिएबल केवल एक ही लाइन में हो, कहीं भी एक ही लाइन में हो। एक ही लाइन कहने का मतलब केवल एक रो में हो या एक कहीं भी कॉलम में हो, कहीं भी एक रो या कॉलम में हो। और अगर एक ही लाइन में है तो जिस लाइन में वेरिएबल होता है उस लाइन के सारे एलिमेंट का हम लोग समेशन कर देते हैं। अगर एक से अधिक रो या एक कॉलम में होता है, मीन्स एक से अधिक अगर लाइन में होता है, तो फिर एक्सपेंशन करके वैल्यू निकाल के वैल्यू का ही समेशन कर सकते हैं, सीधा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही समेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आइए चेक करते हैं। वेरिएबल है आर, इस रो में भी है, इस रो में भी है, मतलब एक रो में नहीं है तो रो वाई नहीं कर सकते। कॉलम मिलाते हैं, इस कॉलम में भी है, एक इस कॉलम में भी है, मतलब कॉलम वाई भी नहीं कर सकते, मतलब कहीं भी एक लाइन में नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही समेशन नहीं कर सकते। इसको समेशन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका पहले वैल्यू निकालना होगा तब समेशन करना होगा। यहाँ पर आपको लिख देते हैं, याद रहेगा। वेरिएबल आर नॉट कंटेन इन वन रो और कॉलम, वन रो और कॉलम में नहीं कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू निकाल के ही हमको समेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका वैल्यू, तो डेल्टा कितना आ जाएगा देखिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो आर क्यू माइनस क्या, ये आर एन प्लस ऑफ या माइनस ऑफ 1 ऐसे लिख, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगर समेशन करना है तो हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा आर इक्वल टू 1 से n तक, तो हर जगह पर समेशन हो जाएगा। समेशन ऑफ आर क्यू माइनस आर माइनस ऑफ 1, आर इक्वल टू 1 से क्या n तक, और दिस इज इक्वल टू, समेशन का प्रॉपर्टी होता है अलग अलग, सम सबसेक्शन होता है तो अलग अलग का समेशन कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ क्या आर क्यू, आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, और माइनस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, माइनस समेशन ऑफ क्या 1 आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक। अब इसके लिए आप रिजल्ट जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम याद दिला देते हैं।
प्रोग्रेशन में रिजल्ट आपको बताएं 11th में, लेकिन फिर से हम याद दिला देते हैं। कभी भी ऐसा है, फर्स्ट रिजल्ट है, अगर 1 + 2 + 3 + सो ऑन n तक का सम है, या इसी को आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ r = 1 से n है, तो इसका सम होता है n × n + 1 / 2। याद आया कुछ? सेकेंड में अगर ऐसा है 1² 2² 3² एंड सो ऑन n तक का सम, n² तक का सम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं r = 1 से n², मतलब ऐसे रहे या ऐसे रहे, n² लिख दिए हैं, ऊपर में क्या रहेगा, n रहेगा, तो ये r², इसको लिख सकते हैं n × n + 1 × 2n + 1 / 6 होता है। और फिर याद करिए तीसरा, अगर इसका q होता है 1q + 2q + 3q एंड प्लस सो ऑन nq, इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे समेशन ऑफ rq, r = 1 से क्या n तक क्या होता है, इसी का स्क्वायर, तो ये n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर होता है। ऐसा चौथा याद करिए 1 + 3 + 5 + सो ऑन, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो अप टू क्या n टर्म्स, तो इसका सम कितना होता है n²। ऐसे AP में होता है, AP के सम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा रिजल्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं। और इसी में अगर 2 + 4 + 6 + सो ऑन अप टू n टर्म्स तक होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, मतलब इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका सम n और इंटू क्या n + 1 होता है। इस सब रिजल्ट का जब ज़रूरत पड़े यूज करिएगा। अब यहाँ पर इसी रिजल्ट का यूज करते हुए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको क्या 10 दिया हुआ है, 10 तक जाना है, देखिए ये वाला n लिख दिए हम, यहाँ पर कहाँ तक जाना है 10 तक, देखिए r = 1 से कहाँ तक है 10 तक, तो n के जगह पर यहाँ क्या है 10 है, तो उसको ले लेते हैं, तो ये वाला 10 हो जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10 है, 10 है, तो अब निकाल लीजिए, क्या करिएगा देखिए, r = 1 से n तक जाता है, तो आप देख रहे हैं n के टर्म में n के जगह पर 10 रख दिए, तो 10 × 10 + 1 और / 2 का होल स्क्वायर, क्यूब वाला है, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा 1 और ये वाला 10 और इंटू 10 + 1 / क्या 2 हो जाएगा। एक और बात यहाँ लिखते हैं, देखिए एक और बात लिखते हैं, अब 5th 6th नंबर में देखिए, अगर ऐसा है समेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है r = 1 से क्या n तक है, इसका मतलब होता है k + मीन्स 1 रखेंगे तब भी k, 2 रखेंगे तब भी k, 3 रखेंगे तब भी k के सो ऑन अप टू क्या n टर्म्स तक, इसका यही मतलब होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है nk हो जाता है, सिंपली n 1 से लेकर n तक k टाइम्स ऐसा। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, इसका मतलब 1 1 1 1 10 बार, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ आप लिख सकते हैं और 10 और इंटू 1, और ये जोड़ घटाव आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, तो कर लीजिएगा। इस टाइप से चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहले इसको एक बार और बोलते हैं, यहाँ पर आप देखें समेशन निकालना है, वेरिएबल किसी एक लाइन में नहीं है, तो आपको एक ही तरीका है कि वैल्यू निकाल के आपको करना हो, लेकिन वेरिएबल अगर एक लाइन में आए तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू नहीं निकालना है, जिस एक लाइन में वेरिएबल है उस लाइन का सारे एलिमेंट का समेशन कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं, देखिएगा, जैसे देखिएगा ये डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट का r वेरिएबल है, तो वो केवल एक ही लाइन में है, इसी लाइन में है, इस दोनों लाइन में कांस्टेंट है, तो हमको अगर इसका समेशन करना है तो खाली इस लाइन का सारे एलिमेंट का क्या कर देना है समेशन, एक्सपेंड करके वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है।
नहीं तो आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानेंगे, वैल्यू निकालने जाएंगे फंस जाएंगे। समझे बात को? तो चलिए इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कहा गया है डेल्टा ए ऐसा एक्सप्रेशन है, तो करिए समेशन ऑफ डेल्टा ए इक्वल टू क्या 0, ए इक्वल टू 1 से n तक का समेशन क्या है 0 है। इसको लेके चलते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है समेशन ऑफ क्या डेल्टा ए इक्वल टू 1 से कहाँ तक है n तक। अब यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल केवल एक रो में है क्या, देखिए वेरिएबल क्या है a है, तो यहाँ रो बाई जाएंगे तो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। रो में 3 एलिमेंट होता है, 3 में से कहीं भी एक जगह वेरिएबल है मतलब उस पूरे रो में वेरिएबल है। तो रो बाई तो हम नहीं कर सकते हैं, कॉलम मिलाते हैं। तो इसमें क्या है वेरिएबल है ए, और यहाँ क्या है ए नहीं है, मतलब क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल केवल एक लाइन में मीन्स एक कॉलम में है, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए हम इसका समेशन निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल आप देख रहे हैं वेरिएबल ए कंटेंट्स इन ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम में कंटेन कर रहा है, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम इसका समेशन कर सकते हैं, समेशन ऑफ क्या ए 2 टू दी पावर a माइनस 1, ए का वैल्यू 1 से लेके n तक। फिर इसका समेशन कर देते हैं, समेशन ऑफ 2 इंटू 3 ऑफ क्या a माइनस ऑफ 1, a इक्वल टू क्या a इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, तो a n तक। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेम टाइप से समेशन ऑफ क्या a हो जाएगा a इक्वल टू 1 से n तक। यहाँ पर क्या है 4 इंटू क्या a 5 पावर a माइनस ऑफ 1। यहाँ पर ये अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है। ये वाला 2 पावर n माइनस ऑफ 1, 3 पावर n माइनस ऑफ 1, a 5 पावर n माइनस ऑफ 1, यही हो जाएगा। ऐसा है। अब इसका इस समेशन का सबका वैल्यू लिखते हैं तो क्या बन रहा है देखिएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो a का वैल्यू 1 जैसे रखेंगे तो a माइनस 1 माइनस 1 0, 2 का पावर 0 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद a का वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वैल्यू तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद सो ऑन, अगर लास्ट में n रखेंगे तो 2 का पावर क्या n माइनस 1 हो जाएगा। ये AP में है, सबको दिख रहा है, सॉरी GP है, इस सर बोल देते हैं आप लोग भी बिना सोचे हुए, ठीक है। देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सर है तो हर समय सही है थोड़े ना बोल, क्या नहीं, कभी कभी गलती भी बोल देंगे। तो GP में है, नहीं है GP में, तो GP में है और उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और कॉमन रेशियो क्या है 2 है। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो होता है। तो इसका a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1 है और कॉमन रेशियो क्या है 2 है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर रखिए तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। यहाँ से रखिएगा 1 तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 0 1 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन 3 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखिए a का वैल्यू 4 तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, और 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन 5 का पावर
n-1 हो जाएगा और ए एज इट इज रहेगा। ए अल्फ़ा है, ए बीटा है, गामा है और यहाँ पर a2 टू दी पावर n-1 है और a3 का पावर n-1 है, 5 का पावर n-1। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, में एक अब रिजल्ट आप जानते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, आप याद करिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और इनटू कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई r-1। ऐसा जानते हैं रिजल्ट, तो इस रिजल्ट को याद रखिए। अगर नहीं जानते हैं तो राइट डाउन करिए, याद रखिए 11 का रिजल्ट। अब देखिए यहाँ से इसको यूज करते हैं, तो ये जीपी में है, इसका सम यहाँ पर क्या करिएगा, तो करिएगा तो फर्स्ट टर्म तो 1 है और एक कॉमन रेशियो इसका 2 है, तो 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखिए यहाँ से चलिएगा पावर वाला तो 1 से लेके n-1 तक और एक ए टर्म, तो टोटल कितना हो गया n-1 और एक n टर्म है, सब में n टर्म्स है। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक, मीन्स n टर्म्स तक है, तो नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइडेड बाई क्या 2 -1 r-1 हो गया। पहला का हो गया, इसका लिखिएगा तो 2 और इंटू 1 इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 3 -1, ऐसा हो गया। इसके लिए लिखिएगा तो क्या 4 तो बाहर है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 5 है, तो 5 का पावर नंबर ऑफ टर्म -1, 5 माइनस क्या 1 हो गया, ऐसा हो गया। और ये तो अल्फा बीटा गामा और ए वाला 2 टू दी पावर n-1, 3 पर पावर n-1, 5 पर पावर n-1, ऐसा बन गया। और दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से देख सकते हैं ये 2 और 2 क्या हो गया, उड़ गया, ये 2 और 2 क्या हो गया, उड़ गया, ये 4 और क्या 4, अब 4 और 4 उड़ गया, 4 और 4 क्या उड़ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ए वाला ए तो 1 हो गया, तो 2 टू द पावर n-1, 3 पर पावर n-1 और ये वाला 5 पर पावर n-1 और यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा, यहाँ पर 2 पर पावर n-1, 3 पर पावर n-1, 5 का पावर n-1 और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो वैल्यू क्या हो गया 0। यही कह रहा था समेशन का वैल्यू निकालने के लिए, टाइप से आप कर सकते, लिखिए फटाक से। अब इसी को अब बिना सोचे समझे सीधा एक्सपेंड करके करने जाएंगे तो यहीं पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ कुछ आपका बात बनेगा ही नहीं और निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बार ये सब क्वेश्चंस पूछता है इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लिखिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 बनाइए। यही है इसमें कर है, इस समेशन का वैल्यू 56 है, तो n इसमें एक अननोन है, उसका वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए ये समेशन जो डिटर्मिनेंट का निकालना है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। वेरिएबल क्या है समेशन का, क्या है के है, यहाँ से पता चल रहा है। समेशन वेरिएबल का क्या, समेशन का वेरिएबल क्या है, तो के है। और अब ये के को देखिए, ये डिटर्मिनेंट डी के है, तो ये देखिए के किसी एक लाइन में है कि नहीं। इस लाइन में देखिएगा तो के नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, मतलब रो बाई तो हम नहीं कर सकते,
कॉलम बाय मिलाइए, इस कॉलम में है, इस कॉलम में नहीं है, इस कॉलम में नहीं है, मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है तो और कहीं लाइन में नहीं है, तो एक ही लाइन में है तो हम समेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही कर सकते हैं। समझे बात को? तो हम कर लेते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं समेशन ऑफ। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, अब इस कॉलम में ही वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये नहीं कि यहाँ छोड़ दीजिएगा, उस एक कॉलम में कर रहे हैं तो उस पूरे कॉलम का एलिमेंट में करना है, भले ही उसमें से कुछ कांस्टेंट हो जाए। समझे बात को? तो यहाँ 1 का समेशन और एक k इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, यहाँ 2k का समेशन k इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, यहाँ समेशन ऑफ क्या 2k माइनस ऑफ 1 k इक्वल टू 1 से n तक, बाकी तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, n स्क्वायर n प्लस ऑफ 1, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ क्या n स्क्वायर प्लस ऑफ n, और यहाँ n स्क्वायर प्लस n प्लस ऑफ क्या 1 हो जाए। कोई दिक्कत? ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप देखिए क्या करिएगा, ये 56 है, उसको बाद में लिख दें। अब यहाँ से इसको फैलाइए, 1 1 1 1 कितना बार n तक जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। फिर उसी टाइप से ये वाला 1 रखिएगा तो 2, फिर 1 रखिएगा और 2 रखिएगा 4, फिर 6 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, तो n टर्म्स तक। फिर उसी टाइप से यहाँ 1 रखिएगा 1 हो जाएगा, 2 रखिएगा 3 हो जाएगा, 3 रखिएगा 5 हो जाएगा, सो ऑन अप टू कहाँ तक, तो n टर्म्स तक, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला n और इंटू क्या n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो गया, और ये वाला n और n स्क्वायर एन प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस क्या 1 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, इसको डालते हैं, देखिए क्या बनेगा। यहाँ से आप लिखेंगे तो ये 56 इज इक्वल टू 1 1 1 n बार कितना बनेगा, n हो जाएगा। ये क्या है, ये इवन नंबर n टर्म, इवन नेचुरल नंबर का सम n टर्म, तो कितना बताए थे n इंटू n प्लस 1 होता है। और फिर एक है ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है, और यहाँ पर n है और ये वाला n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 है, ये वाला n स्क्वायर है और ये वाला n इंटू n स्क्वायर प्लस n है, और यहाँ n स्क्वायर प्लस n प्लस क्या 1 है। ऐसा हो गया। यहाँ क्या करते हैं, इसका मतलब आप बोल सकते हैं ये क्या है, n स्क्वायर प्लस n है। अब देखिए इसको सिंपल बनाते हैं, इसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, 0 बनेगा। तो हम कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं, कॉलम 3 में भी क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं 56 इज इक्वल टू क्या, ए वाला वैसा ही n स्क्वायर प्लस n और ए वाला n स्क्वायर बना, इसमें इसको घटाइएगा, n माइनस n 0 हो गया, 1 हो गया, घटाइएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा 0, घटाइएगा 0 हो गया, घटाइएगा n प्लस 1 हो गया। और आप जानते हैं ये कुछ विशेष टाइप का डिटर्मिनेंट है, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, नहीं है, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे या ऊपर का सारा 0 सीधा प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट, या एक्सपेंड कर दीजिए, ये सब जानेंगे, फटाक से देख के पता चल जाएगा, जितना दूर धक्के ढुके गए फटाक से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 56 और ये वाला n इंटू 1 इंटू क्या n प्लस 1 हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट। और यहाँ से आप लिख सकते हैं n, इसको इधर लिख देते हैं, n प्लस 1 और इंटू क्या n इज इक्वल टू 56, और 56 को एक तो तरीका है n में क्वालिटी क्वेश्चन बना दीजिए और सोल्व कर लीजिए। दूसरा, 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है तो इसको भी 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए,
और बड़ा वाला को बड़ा वाला के बराबर, छोटा वाला को छोटा वाला हुआ। तो 8 7 56, तो 8 इंटू क्या 7, तो बड़ा वाला के बराबर होगा, छोटा वाला के बराबर, मतलब n प्लस 1 कितना होगा 8 के बराबर, एंड n इक्वल टू क्या 7, दोनों से आ गया n का वैल्यू क्या 7, यही निकालना था। क्लियर? तो समेशन क्लियर हो गया। अब लास्ट कंसेप्ट है इसका, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं उसको सिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, सबसे पहला बात, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकालना है दो डिटर्मिनेंट का, तो वैल्यू निकाल के तो किसी को भी किसी से कर सकते हैं, वैल्यू का वो डिटर्मिनेंट। लेकिन बहुत बार डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही प्रोडक्ट हम लोग को करना रहता है। तो सबसे पहला बात, दो डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में प्रोडक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मीन्स 2 ऑर्डर को 2 ऑर्डर के साथ, 3 ऑर्डर को 3 ऑर्डर के साथ कर सकते हैं। करते कैसे हैं तो देखिएगा, यहाँ पर ये रो बाई रो को कॉलम्स से हम लोग प्रोडक्ट करके लिखते हैं क्या, रो बाई। ऐसे आप किसी भी रो को रो बाई, या रो को कॉलम बाई, कॉलम को कॉलम बाई, कॉलम को रो बाई आप कर सकते हैं। लेकिन हम एक ही बताते हैं, जो जैसा कि आप आगे मैट्रिक्स में भी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ताकि आगे भूलेंगे नहीं। डिटर्मिनेंट में कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में एक ही तरीका होता है, रो को कॉलम्स बाई प्रोडक्ट करना। इसलिए वही हम यहाँ बताते हैं। बुक में जनरली रो बाई रो लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम एक ही बताते ताकि यहाँ वहाँ दोनों एक ही रहे, कन्फ्यूजन कभी बाद में नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, क्यों वो बाद में बताएंगे। तो पहले चलिए करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला रो ले रहे हैं, इसको पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, क्या बनेगा देखिएगा, a1 इंटू x1 और फिर प्लस a2 इंटू क्या x2, a2 इंटू क्या x2। फिर अब इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, इस कॉलम में पहला रो को ही इसमें प्रोडक्ट करिए। मीन्स क्या बनेगा देखिए, a1 और इंटू क्या y1, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट करना है और सम करना है। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, फिर इसको इसमें प्रोडक्ट किए, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो a2 इंटू क्या y2। तो इसको यहाँ इसमें प्रोडक्ट करके यहाँ लिखे हैं। डेट मीन्स देखिए, अगर हम मान लेते हैं ये पहला रो है और ये वाला दूसरा रो है, इसका कॉलम C1 है और इसका C2 है, तो R1 को C1 में प्रोडक्ट करके लिखे हैं और R1 को फिर क्या C2 में प्रोडक्ट करके यहाँ पर एलिमेंट आया है। यही बना है, वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्रोडक्ट किए हैं और उसको क्या सम किए हैं। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, यहाँ लिखना, मीन्स R2 को C1 में, फिर क्या R2 को C2 में और R2 को C2 में प्रोडक्ट करके लिखना। मीन्स इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो क्या बनेगा, B1x1, फिर क्या B2x2, B2x2 होगा। फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो B1y1 और क्या B2y2। यही हो गया प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। समझ में आया? देखिएगा, इसको यहाँ 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 लिखिए, इसको ठीक है, ऐसा हो गया। उसी टाइप से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कर लेना है। होगा आपसे, होगा? करिए 2 मिनट करिए, उसके बाद हम करेंगे। करिए फटाक से।
करिए तो जल्दी से। जल्दी रफ कॉपी निकालिए, करिए। एक को रोड निकला कि नहीं? निकल गया? चलिए मिलाइए। क्या करिएगा देखिए, पहला रो लीजिए इसको और इसमें 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 प्रोडक्ट करके यहाँ लिखिए पहला रो में। क्या पहला रो ले रहे हैं, तीनों कॉलम से प्रोडक्ट करके पहला रो में। तो यहाँ पर इसको इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो A1 इंटू क्या x1, A2 इंटू क्या x2 और फिर क्या A3 इंटू x3, A3 इंटू क्या x3। फिर उसके बाद इसको यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो इसको प्रोडक्ट करिए यहाँ। तो A1 इंटू y1, A2 इंटू y2 और फिर क्या प्लस A3 इंटू y3। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। इधर जगह कम हो रहा है तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नीचे में लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा इसको यहाँ प्रोडक्ट किए तो A1 x1, A2 x2 और फिर क्या A3 x3, A3 x3। फिर इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो A1 y1, A2 y2 और क्या A3 y3। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो A1 z1, A2 z2 फिर क्या A3 z3, A3 z3। ये वाला यहाँ 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 प्रोडक्ट करके यहाँ लिखिए। फिर उसी टाइप से इसको लेंगे, यहाँ 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 प्रोडक्ट करके यहाँ लिखेंगे। तो लिखिए B1 x1 प्लस B2 x2 प्लस B3 x3 होगा। फिर इसको इसमें लिखे B1 y1, B2 y2 और B3 y3, B3 y3। फिर देखिए इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए तो B1 z1, B2 z2, B3 z3 ऐसा हो जाए। फिर अब इस तीसरा रो को लीजिए, यहाँ यहाँ प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो C1 x1, C2 x2, C3 x3 और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा C1 y1, C2 y2, C3 y3। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा C1 z1, C2 z2 और C3 z3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यही प्रोडक्ट डिटरमिनेंट। प्रोडक्ट तो ठीक है, ये बन जाता है जनरली, इसमें स्टूडेंट नहीं फंसता, लेकिन इसका रिवर्स जनरली ज़्यादा यूज होता है और वहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं। अब इसका उल्टा रहेगा निकालना, उसी को बोलते हैं। अब ये डिटरमिनेंट, ये प्रोडक्ट डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा, उसको दो के प्रोडक्ट में स्प्लिट करना है या फैक्टराइजेशन करना है। डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के फैक्टर में लिखना है। तो कैसे करिएगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा वो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसका उल्टा करना है तो कैसे करना। एक और बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट कैसे किए हैं, रो से कॉलम्स मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, रो में लिखे हैं। आप रो से रो मल्टीप्लाई करिए, रो से कॉलम मल्टीप्लाई करिए या कॉलम से रो मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही आए। क्यों, समझिए। यहाँ पर हम ये जो रो है उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे इसके रोज को हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में लिख देंगे तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉलम बाई कॉलम प्रोडक्ट हो जाएगा।
वैल्यू क्या चेंज करेगा? आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का सभी रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी याद करिए, समझ रहे हैं? या अब इसी डिटर्मिनेंट को इस तो ये क्या हो गया, कॉलम से एक तरह से रो हो गया। इस डिटर्मिनेंट का जो रोज है उसको कॉलम्स में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रो से रो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यही मल्टीप्लिकेशन रो से रो हो जाएगा। सेम टाइप से अगर इसको भी हम चेंज कर देते हैं और इसको कॉलम्स में, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं तो कॉलम से क्या हो जाएगा? रो मल्टीप्लिकेशन होगा, सबका वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का सभी रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन आपको कभी कुछ नहीं करना है, ये हम एक ही बताते हैं। क्या करना है आपको? रो से कॉलम मल्टीप्लिकेशन। वही जान के, अब बुक में देखिए जनरली रो से रो मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ रहेगा, हम जान के यही बताते हैं क्योंकि आगे जस्ट अब अगला चैप्टर आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, उसमें कोई नहीं काम कर सकते, केवल और केवल रो से कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं। तो जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट, कहीं रो कॉलम, तो इसलिए गड़बड़ ना हो इसलिए एक ही चीज़ हम बताते हैं। लेकिन ये ध्यान दिमाग में रखिएगा कि इसको रो से कॉलम, कॉलम से कॉलम किसी तरीके से प्रोडक्ट किया जाए, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। कारण ये है कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने से सभी रोज कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज होता है, तो जो कॉलम से उसको कभी भी सभी रो बना सकते हैं, रो को कभी भी कॉलम बना सकते हैं। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। मान लिया क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दे कुछ अटैच करके, छोड़ दीजिएगा क्या, तो फिर जेएस प्रसाद यहाँ पढ़ने से फायदा क्या है? ठीक है, इसलिए सब बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसका रिवर्स चलते हैं, कंट्रोल करिए। देखिए इसका रिवर्स ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उस चैलेंज को भी आसान बनाने के लिए हम आपको बात जो बोलेंगे वो ध्यान में रखिएगा तो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला बात, आपको अब ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो प्रॉब्लम्स होता है बहुत बार मेंस एडवांस से पूछा जा चुका है। डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में देगा और आपको वैल्यू निकालने के लिए रहेगा या कुछ अटैच रहेगा। आप सीधा जाएंगे जो यूजुअल प्रॉपर्टी से इसको छोटा करने, अब ऐसे सीधा एक्सपेंड तो कर नहीं सकते हैं, इसको छोटा करने जाएंगे रो प्रॉपर्टी से या रो चेंज प्रॉपर्टी से, तो फिर वो इजी नहीं होगा या इजी होगा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बार इसको ऐसा रहता है तो इसको दो डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, तो ए भी सिंपल हो गया, ए भी सिंपल हो गया, वैल्यू निकालना आसान हो गया। क्या बोले हैं, इतना बात दिमाग में गया? अब क्या ऑब्जर्वेशन करिएगा, उस ऑब्जर्वेशन को सुनिएगा तब पकड़ाएगा, वो प्रोडक्ट में लिखाएगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जब प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट रहेगा तो सभी एलिमेंट तीन टर्म का सम रहेगा। तीन टर्म ज़्यादातर, बहुत बार दो भी टर्म रहेगा तो तीसरा टर्म एक तरह से जीरो लेके हम लोग काम कर सकते हैं। ज़्यादातर बार क्या रहेगा, तीन टर्म या दो टर्म का सम रहेगा तो तीसरा टर्म क्या, जीरो हम लोग ले सकते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में जाने के लिए सभी एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट का तीन टर्म, पहला दूसरा तीसरा, तीन टर्म का क्या सम होगा, या समटाइम्स दो टर्म भी रहता है तो एक टर्म क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसका उल्टा सोचना है। यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ वाला एलिमेंट इसमें प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, यहाँ बनता है। यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ बनता है। यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ बनता है। मतलब ये वाला सबके, ये वाला जो है तीनों के पहला टर्म में एक फैक्टर होगा, A1 ये जो मिल रहा है ये यहाँ पर का एलिमेंट, ये एक फैक्टर सब में होना चाहिए। दूसरा आप जानते हैं इसको ऐसे प्रोडक्ट करते हैं तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो है यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है। ये वाला ऐसे सोचिए उल्टा, यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है, ये वाला बनेगा, ये वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है तो इसमें जाता है, प्रोडक्ट होता है, यहाँ बनता है। मतलब ए
तीनों में होना चाहिए। मीन्स दूसरा फैक्टर में दूसरा टर्म का एक फैक्टर a2 सेम होना चाहिए, a2 a2 a2, तो a यहाँ जाके चला जाएगा। समझे बात को? फिर उसी टाइप से a वाला जो है, a वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, a वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ जाता है। a वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ बन जाता है। a वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है। मतलब ये तीनों में जाता है। इसलिए तीसरा टर्म का एक फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो a3 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 वो यहाँ बन, दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ से पकड़ाएगा। समझे जी? तो ऐसे ना प्रोडक्ट ऐसे ना करते हैं। तो उल्टा आपको सोचना है कि अच्छा ये वाला यहाँ मिल रहा है a1 a1 a1, तो यहाँ का पहला एलिमेंट ये हो गया, और जो दूसरा वाला फैक्टर है यहाँ का बनेगा। और दूसरा एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन करिएगा, यहाँ देखिएगा तो ये तो मिलेगा a1 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 a1, a2 a2 a2, a3 a3 a3, इसमें मिल रहा है। अब कॉलम में भी मिलाइएगा तो देखिएगा इसमें एक फैक्टर सेम होगा। दिखा? एक फैक्टर सेम होगा, एक फैक्टर सेम होगा, एक फैक्टर सेम होगा, एक फैक्टर सेम। दिखा? तो ये ऑब्जर्वेशन पहले होना चाहिए। जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन मिला आप उड़ा दीजिए प्रोडक्ट में। समझ गए? चलिए इसको प्रोडक्ट करके प्रॉब्लम्स में लाते हैं। प्रोडक्ट करके देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, ये टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसको कह रहा है रो से रो, कॉलम से कॉलम प्रोडक्ट करिए। इसको कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, अपने से करके आंसर मिलाइएगा। इसमें हम आते हैं, कह रहा है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना है। तो इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए। तो ऐसा है, यही इसको मान लेते हैं डेल्टा स्क्वायर है। तो RHS से लेके चलते हैं 47, यहाँ से लिखिएगा, इसको लिखना नहीं है आपको। RHS से आसान है, RHS लेके चलते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर है, मतलब डेल्टा इंटू डेल्टा लिख सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी सी ए और सी ए बी, और इंटू यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी ए और क्या सी ए बी। ऐसा बन गया। प्रोडक्ट करना है। अब देखिए, अगर इसको प्रोडक्ट करेंगे इसको इसमें, तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, ए स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन बी सी है, तो यहाँ पर बी आ जाए, सॉरी बी बन रहा है, तो सी आ जाए, यहाँ सी आ जाए, और ए उल्टा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें करते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ सी बनेगा तो बी सी, और यहाँ का बी हो जाएगा तो बी सी 2BC लाना है, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर ए में माइनस हो जा रहा है, तो हम साथ में क्या करेंगे, इसमें माइनस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट में एक काम करने जा रहे हैं। क्या? तो कॉलम वन में -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड साथ में कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। कॉलम 2 कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या बनेगा? देखिए, जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उतना ही से डिटरमिनेंट को डिवाइड करना पड़ता है। और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिटरमिनेंट में। ये पता है सब लोगों को? ऐसा हो गया। तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, इधर लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट भी तो लिखना है ना। यहाँ पर
लिख देते हैं। तो एक क्या हो जाएगा देखिएगा, ए 1 बाई माइनस ऑफ 1 और माइनस, और इसको हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस ए माइनस बी माइनस ऑफ सी, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए तो सी ए और क्या बी, और ए वाला यहाँ आ गया तो बी सी ए, और ए वाला यहाँ पर जैसा एज इट इज लिख दीजिए ए बी सी, और यहाँ बी सी ए, और यहाँ पर सी ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट करिए और रो को क्या कॉलम्स बाई, प्रोडक्ट करिए कॉलम्स बाई, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ से करिए तो प्लस हो जाएगा, देखिएगा इसको आप लिखेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ इसको प्रोडक्ट करिएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी, 2bc हो जाएगा, और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा माइनस ऑफ ए बी, इसको प्रोडक्ट करिएगा प्लस सी ए स्क्वायर, और फिर क्या प्लस ऑफ क्या ए बी हो जाएगा। इसको यहाँ किए हैं, इसको अब इसमें प्रोडक्ट करिए तो माइनस ऑफ क्या सी ए, और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा प्लस सी ए, और फिर क्या इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए माइनस ए बी, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा प्लस ए बी, और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ इसको प्रोडक्ट करिए माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए सी और ए सी 2ac हो जाएगा, और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, और फिर ए प्लस बी सी, और फिर उसके बाद देखिए इसको अब इसमें प्रोडक्ट करके यहाँ लिखेंगे, तो चलिए करिए, यहाँ इसको प्रोडक्ट करिएगा माइनस ऑफ क्या सी ए, माइनस ऑफ सी ए, यहाँ इसको प्रोडक्ट करिएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ प्रोडक्ट करिएगा प्लस सी ए, अब इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, क्या बना माइनस ऑफ बी सी, यहाँ प्रोडक्ट करिए प्लस बी सी, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट करिएगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ इसको प्रोडक्ट करिए माइनस सी स्क्वायर, यहाँ ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, यही हो गया। देखिए अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंसिल 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 कैंसिल, देखिए वही आ रहा है कि नहीं, 2bc माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ca ए स्क्वायर सो ऑन, मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या हो गया LHS हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS, क्लियर। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट का यूज किए हैं। अब इसका जनरली उल्टा थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसको भी हम आपको सिखा चुके हैं, चलिए प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको बताते हैं। (53) नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस डेल्टा एज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट एंड इवेलुएट, इसको 2 डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है और फिर उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। इसी का वैल्यू निकालना है, क्या करिएगा, तो पहले तो इसको क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2a
ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2a ऑफ क्या वाई एंड प्लस क्या वाई स्क्वायर, इसको लिखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस क्या 2z ऑफ एक्स, सॉरी पहले ए लिख दीजिए, ए जेड एंड प्लस क्या जेड स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लीजिए तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2b एक्स एंड प्लस क्या एक्स स्क्वायर, इसको लिखिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2b वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर, इसको फैलाइएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2b ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसको फैलाइएगा तो सी स्क्वायर माइनस 2c ऑफ क्या एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फैलाइएगा सी स्क्वायर माइनस 2c ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको फैला लीजिए तो सी स्क्वायर माइनस 2c ऑफ क्या जेड प्लस क्या जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करके प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोले थे बोलिए, अगर ए दो डिटर्मिनेंट में अगर के प्रोडक्ट में स्प्लिट होगा या फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखने के लिए बोले, तीन टर्म होना चाहिए, समटाइम्स दो टर्म भी रहेगा तो एक टर्म क्या होता है जीरो, तो तीन टर्म है, पहला चीज मिल रहा है। दूसरा क्या बताए हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं तब बोलेंगे, ऐसा है ये यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट होता है इसका फर्स्ट टर्म बनता है, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट होता है इसका फर्स्ट टर्म बनता है, मतलब यहाँ का एलिमेंट जो यहाँ जाएगा इस तीनों एलिमेंट का पहला टर्म में एक फैक्टर की तरह होगा। तो आप देखिए यहाँ जो जाएगा इसका एक फैक्टर होगा, इसका भी एक फैक्टर, इसका भी एक फैक्टर, कुछ दिख रहा है एक फैक्टर ए स्क्वायर, इसको सब सेम होना चाहिए, यहाँ पर ए स्क्वायर सब में है तो यहाँ क्या बनेगा ए स्क्वायर, और ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होकर यहाँ जाता है, मतलब यहाँ पर, और दूसरा फैक्टर क्या है 1 1 1 है, तो यहाँ पर 1 रहेगा 1 रहेगा 1 रहेगा। इतना बात दिमाग में आया? तो ए वाला ऐसे प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, ये वाला ऐसे प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, ये वाला ऐसे जाता है यहाँ जाता है, ये मिलना चाहिए, तो मिल रहा था सब में। दूसरा देखिए यहाँ का एक फैक्टर दूसरा सब में सेम होना चाहिए, माइनस 2a सब में, तो यहाँ पर होना चाहिए। इसमें सब में तीसरा टर्म में एक फैक्टर मिलना चाहिए, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और क्या देखे थे आप, देखिए यहाँ का एक फैक्टर सबका सेम होना चाहिए, 1 1 सब में है, यहाँ पर x x सब में है, यहाँ पर x स्क्वायर सब में है, यहाँ का एक फैक्टर 1 1 है, यहाँ का एक फैक्टर y y है, यहाँ का क्या y स्क्वायर है, यहाँ 1 1 है, यहाँ z है, z स्क्वायर है, मीन्स प्रोडक्ट में हम कर सकते हैं, समझे? तो अब a वाला इसमें प्रोडक्ट करके यहाँ वाला यहाँ जाता है माइनस 2a, और ए जाके यहाँ प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर ए वाला यहाँ पर प्रोडक्ट होता है यहाँ बनता है, ए वाला ऐसे जाके ऐसे प्रोडक्ट है यहाँ पर बनता है, तो इसका मतलब यहाँ x है तो ए वाला x होना चाहिए, y है तो यहाँ y होना चाहिए, यहाँ z है तो z होना चाहिए। समझ में आया बात? यहाँ वाला एलिमेंट इसमें प्रोडक्ट होता है ऐसे जाके यहाँ 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 पर सेम होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? यहाँ 1 होगा, सब में सेम होना चाहिए, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर होगा। ओके है? अब सेम टाइप से यहाँ पर देखिए ये वाला एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ यहाँ, इसका फर्स्ट जाता है, वो सेम होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ b स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर माइनस 2b होना चाहिए, यहाँ पर क्या 1, एक पकड़ में आ जाएगा, दूसरा सब अपने आप निकलते चला। समझ में आया? तीसरा में क्या होना चाहिए? सी स्क्वायर, यहाँ का एलिमेंट यहाँ प्रोडक्ट यहाँ जाता है, तो यहाँ सी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ सेम में सेम होना चाहिए, तो माइनस 2ca यहाँ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट होके ए वाला बनेगा, यहाँ वाला एलिमेंट इसमें प्रोडक्ट होके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 हो गया। समझ में आया बात?
ऐसा। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आपको क्या दिख रहा है, अगर इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं और इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग सीधा जानते हैं। और इसको भी हम लोग बस क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ और रोज को सभी क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज कर रहे हैं। इसमें से -2 कॉमन लेते हैं और इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता है देखिएगा, -2 कॉमन और तो कॉलम को आपस में इंटरचेंज तो उसमें माइनस लगता है, माइनस, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं 1 1 1 और ये वाला -2 कॉमन हो गया है तो ABC और यहाँ पर A² B² C² और ए वाला में हम क्या किए हैं, ट्रांसपोज किए हैं। ट्रांसपोज का सिंबल है, सारा रो को सभी करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो पहला रो पहला कॉलम बना दिए और दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दिए x y z और तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दिए x² y² z²। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि इसका वैल्यू सीधा हम रिजल्ट आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, इसलिए बताए थे कि यहाँ पर अब निकालिएगा तो इसके लिए निकालिए, निकालते रह जाइएगा तो उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। तो A2 वैल्यू बताइए, A - B, B - C और C - A। और इसके लिए सेम टाइप से अंतर क्या है, ABC के जगह पर x y z है तो आप लिख सकते हैं x - y, y - z और z माइनस क्या x, यही हो गया इसका वैल्यू। तो स्प्लिट करने आया, प्रोडक्ट तो ठीक है वो हो जाता है, जनरली इसमें फंसते हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है, फिर आगे आएगा। अभी और प्रॉब्लम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे और खूब पूछता है मेंस एडवांस में, ठीक है, तो इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस करना है। लिखिए जल्दी से और एक आध क्वेश्चन करवाते हैं, लिखिए। और उसके पर 51 में क्या है, कहा जरा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ये अल्फा में एक इक्वेशन है, अल्फा का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है यही बताना है। तो क्या कर रहा था, कौन खींचा, आइए बाबा मोबाइल लेके आइए, जल्दी जल्दी दौड़ के आइए, जल्दी मोबाइल जमा करो, उसका मोबाइल लेके आइए, चलो मोबाइल जमा करो। में से डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू, चलिए जाइए बैठिए। इसका वैल्यू अल्फा में एक इक्वेशन है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं, लेके चलते हैं। मोबाइल यहाँ क्या क्लास में ही नहीं पूरे कैंपस में निकालना सख्त मना है, ठीक है ना। पकड़े जाइएगा थोड़ा आ जाइएगा। आपको पता नहीं था, आप 12th में ज्वाइन किए हैं तो पता होना चाहिए JS प्रसाद के यहाँ कैसे क्लास चलता है, क्या रहता है, खाली आके बैठ गया है। नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए। ये सब PDF हम भेजते ही हैं ऐप में, तो आपको फ़ोटो क्यों खींचना है? दूसरा क्लास जगह का थोड़ी ना है, सब व्यवस्था हम 2 टंच रखते हैं। ऐसा ही स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं है तो मोबाइल का क्या ज़रूरत है, घर पर जाके आप कुछ भी करिए, हमको क्या मतलब है। लेकिन मेरे क्लास में वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। और जो नया है वो सब सुन ले, पहले वाला तो इतना ठोक बजा दिए हैं कि सब शांति रहता है, ठीक है ना। नया नया आता है वो उछलने लगता है, ठीक है ना। तो पहले वाले को लोग तो देखिए, आइए ऐसा है, इसका वैल्यू बोला जा रहा है ऐसे, देखिएगा। चलिए नया है माफ़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पता नहीं है, नादान आदमी को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जो जान के बदमाशी करता है उसको कूट देना चाहिए, ठीक है। इधर आइए, हो गया हो गया। देखिए आइए यहाँ पे अल्फा में एक इक्वेशन है, इसका
वैल्यू निकालना है। देखिए आप इसको सीधा अगर डिटर्मिनेंट का यूजुअल मेथड से इसका वैल्यू निकालने जाएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या फंस भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए इसको हम देख लिए कि इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 टर्म बनेगा और ए 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट में रिजोल्व हो सकता है, इसलिए हम पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या बनेगा 1 + 2 अल्फा प्लस क्या अल्फा स्क्वायर, और ये 1 + 4 ऑफ अल्फा प्लस क्या 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, ए 1 प्लस क्या 6 ऑफ अल्फा एंड प्लस क्या 9 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 4 प्लस क्या 4 ऑफ अल्फा प्लस क्या अल्फा स्क्वायर, और इसको 4 प्लस क्या 8 ऑफ अल्फा प्लस क्या 4 अल्फा स्क्वायर। इसको स्क्वायर करिए 4 + 3 6 12 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। यहाँ ये वाला स्क्वायर करिए तो 9 एंड फिर क्या 6 ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए 9 प्लस क्या 6 12 अल्फा प्लस क्या 4 अल्फा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए 9 3 9 9 18 18 ऑफ अल्फा प्लस क्या 9 अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको 2 डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में जाएगा कि नहीं, उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन बताए हैं उसको देखिए। क्या ऑब्जर्वेशन बताए हैं? सबसे पहला 3 टर्म सब में होना चाहिए, समटाइम्स 2 टर्म भी रहेगा लेकिन ज़्यादातर 3 टर्म रहेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन फिट हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बताए हैं कि यहाँ एक फैक्टर, यहाँ एक फैक्टर, यहाँ एक फैक्टर मिलना चाहिए। तो 1 1 है तो एक फैक्टर 1 है, और यहाँ भी एक फैक्टर, यहाँ भी एक फैक्टर, यहाँ भी एक फैक्टर मिलना चाहिए। अल्फा अल्फा सब में एक फैक्टर मिल रहा है, यहाँ एक फैक्टर, यहाँ एक फैक्टर, एक फैक्टर मिलना चाहिए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो ऐसे भी देखिए, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए कि रो बाई देखेंगे तो इसका एक फैक्टर मिलना चाहिए रो बाई ऐसे मिलना चाहिए। अब कॉलम बाई भी देखेंगे तो इसका एक फैक्टर 1 1 है, एक फैक्टर अल्फा अल्फा मिल रहा है, एक फैक्टर अल्फा स्क्वायर मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, या एक फैक्टर अल्फा अल्फा मिल रहा है, एक फैक्टर अल्फा स्क्वायर मिल रहा है, एक फैक्टर 1 1 है, एक फैक्टर अल्फा है, एक फैक्टर अल्फा स्क्वायर है। तो कॉलम बाई एक फैक्टर मिलना चाहिए। और रो बाई भी देखेंगे तो एक फैक्टर मिलना चाहिए। समझ में आया? ऐसा ही देखना है। तो चलिए मिल तो रहा है, अब उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा है, यहाँ से प्रोडक्ट में ट्रांसफर करते हैं। देखिए क्या करते हैं, ए वाला जो एलिमेंट है यहाँ प्रोडक्ट होता है। जब यहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है। तो सब में 1, यहाँ 1 ले लेते हैं, तो सब में 1 1 है, तो यहाँ भी क्या लेना होगा 1 1। तो ये जाएगा प्रोडक्ट होके ए बन जाएगा, ए प्रोडक्ट होके ए बन जाएगा, ए प्लस प्रोडक्ट होके ए बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अल्फा 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 सब में है, तो ये अल्फा यहाँ लेते हैं, तो ए वाला देखिए, ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा यहाँ जाएगा, तो दूसरा 2 लेना पड़ेगा। ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा यहाँ जाएगा, तो 4 लेना पड़ेगा। ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा यहाँ जाएगा, तो 6 लेना होगा। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं, यहाँ का लेते हैं, तो ये सब में जाता है प्रोडक्ट, यहाँ होता है अल्फा स्क्वायर सब में है, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं। और ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, तो ए 1 है यहाँ, तो 1 होना चाहिए। यहाँ 4 है तो 4 होना चाहिए। यहाँ पर क्या 9 है तो 9 होना चाहिए। तो पहला का काम तो हो गया। अब दूसरा मिलाइएगा, यहाँ पर का ए प्रोडक्ट होगा इसमें और यहाँ जाएगा, तो सब में 4 4 है, तो यहाँ क्या ले लेते हैं 4। ठीक है, यहाँ वाला ऐसे जाता है, ऐसे प्रोडक्ट होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा यहाँ बच जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा यहाँ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा यहाँ जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए बताइए? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 लीजिएगा तब बनेगा। दिख रहा है जी, 2 ऑफ अल्फा लीजिएगा तो बनेगा। देखिए 4 अल्फा हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 8 अल्फा हो गया, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 12 अल्फा हो गया। ठीक है जी, यहाँ बोला यहाँ प्रोडक्ट होके यहाँ बनता है। क्या लिया जाए? अल्फा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला इसमें प्रोडक्ट होके यहाँ जाता है, तो क्या लेना चाहिए 9। ठीक है,
फिर यहाँ वाला ऐसे जाके यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ 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 ए वाला बनता है। तो क्या लेना चाहिए? 3 अल्फा लीजिएगा तो आ जाएगा 3 दूनी के 6 अल्फा, 4 तिहाई के 12 अल्फा, 6 तिहाई के 18 अल्फा। लास्ट में यहाँ अल्फा, तो ये भी अल्फा स्क्वायर ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा। हो गई, समझ में आया कि नहीं अभी? अब यहाँ से देखिएगा कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। ये तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर ए -648 अल्फा है, और इसमें अल्फा कॉमन, इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन बच गया 149, ए 1 2 3 और 1 1 1। इसमें भी कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 1 1 1, ए 1 2 3 और ये 1 4 9, और इसका वैल्यू अब निकाल लीजिए और कर लीजिए। नहीं होगा, वैल्यू निकलेगा, निकाल के अब अल्फा का वैल्यू निकाल लेना, सिंपल इक्वेशन। और एक लास्ट प्रॉब्लम देखिए, 2 वाला एक बता देते हैं। 52 का जरा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखिएगा इसको पहले थोड़ा अरेंज करते हैं। देखिएगा इसको हम लिखते हैं, यहाँ 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 एक एक फैक्टर मिलना चाहिए, तो हम A1 इसको B1 लिख देते हैं, इसी को A1 और इसको B1 A1 लिख देते हैं। इसको A1 और एक टर्म नहीं है, 0 मान लेते हैं। सेम टाइप से ए वाला A1 B2, यहाँ वाला मिलना चाहिए तो B1 A2 लिख देते हैं। यहाँ वाला A1 B3 है ही, इसको हम लिख देते हैं B1 A3। जो है उसी को खाली इधर उधर करके लिख रहे हैं। देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A2 और B1 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या ए वाला B2 और A1 लिख देते हैं। तीसरा टर्म नहीं है, कुछ मतलब 0 है, आप मान चलिए वो सही। सेम टाइप से इसको A2 और B2 और B2 और A2 लिख दिए। इसको हम क्या लिख रहे हैं, A2 B3 और B2 A3 लिखते रहे हैं, B2 A3। यहाँ पर आते हैं तो हम देख रहे हैं, इसको A3 B1 लिख दिए, ए वाला पहले लिख दिए हैं, और इसको B3 A1 लिख दिए। यहाँ पर आते हैं तो हम लिख दे रहे हैं A3 B2 हो गया, और ए B3 और क्या A2 लिख देते हैं, A3 B2 B3 और B3 A3 लिख दिए। देखिए अब मिलाइएगा, 3 टर्म नहीं है लेकिन 2 टर्म है, एक टर्म 0 हो सकता है। मिलाइए यहाँ पर A1 A1 A1, पहला का एक फैक्टर मिल रहा है, दूसरा का B1 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 मिल रहा है। कॉलम बाई मिलाइए, B1 B1 B1, A1 A1 A1, B2 B2 B2, A2 A2 A2, B3 B3 B3, A3 A3 A3। मीन्स प्रोडक्ट हो सकता है। 2 ही टर्म है लेकिन एक टर्म 0 होगा अगर नहीं है तो। अब आइए प्रोडक्ट में इसको ट्रांसफर करने का कोशिश करते हैं। और ये सब जनरली स्टूडेंट भी परेशान रहते हैं, और सही से अगर नहीं बताए टीचर तो जैसे तैसे बता देते हैं। ये सब कंसेप्ट वाला चीज़ है, कहीं लिखा हुआ मिले, हम ऐसे लिख दिए सब बात, लेकिन लिखने से पता नहीं चलता है कहाँ क्या है। ये सब सुनना ही पड़ता है, टीचर ही अच्छा बता सकता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ वाला इसमें प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, इसमें प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है, इसमें प्रोडक्ट होता है यहाँ जाता है। तो ये वाला क्या होना चाहिए B1, ये वाला क्या होना चाहिए B2, ये क्या होना चाहिए B3। बन गया। यहाँ का जो है वो सब में आता है, तो क्या है B1, तो ये B1, इसमें क्या होना चाहिए A1, इसमें क्या A2, इसमें क्या A3। मीन्स ऐसा ही ना होता है। और तीसरा कुछ नहीं है, मतलब हम 0 ले लेते हैं, नहीं ले सकते हैं, हो गया इसमें। सेम टाइप से यहाँ पर A2 B2 0, यहाँ पर A3 B3 0 हो गया।
0 इंटू 0 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इस टाइप से करिएगा। तो ये था डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट आईआईटी के लिए और बेसिक के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में आपका मैट्रिसेस स्टार्ट होगा, बेसिक मैट्रिसेस वेडनेसडे से। और आईआईटी का अब सभी कुछ पढ़िएगा, इसका एक आध क्लास और बीच में कहीं ले लेंगे और उसमें और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवा देंगे प्रीवियस ईयर, और कुछ इसमें एलिमेंट्री में आपसे नहीं बनेगा वो सब। क्लियर है? सबको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एक आधा क्लास और आईआईटी के लिए हम अलग से ले लेंगे, उसका उसी टाइम में बोल देंगे किस क्लास में आईआईटी का होगा। ठीक है? क्लियर है? सबको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो नोट करिए, भाग जाइए।